हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि हाल ही में संपन्न हुए एग्ज़ाम से निराश अभ्यर्थियों के लिए एक संदेश के रूप में होगी और साथ ही साथ यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की आगामी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी एक रणनीति के रूप में होगी। तो आज की वीडियो सभी स्टूडेंटों के लिए या सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा एंड तक ज़रूर देखें और अन्य लोगों को भी शेयर कर दें जो कि इन एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग वार्तालाप करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सारे के सारे बिंदु कलेक्ट कर दिए हैं, एक साथ रख दे ताकि कुछ छूटे ना। जो भी स्टूडेंट इसमें सफल नहीं हो पाए थे उनने भी कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो नई तैयारी करने वाले हैं उनने भी कुछ पूछे हुए हैं, तो सब मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि हाल ही में संपादित परीक्षाओं से निराश अभ्यर्थी। आप सभी लोग जानते हैं भैया कि हाल ही में यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के द्वारा काफ़ी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं और इनके लिए काफ़ी समय से अभ्यर्थी प्रयासरत थे, मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। लेकिन आप लोग जानते हैं, जैसे हम वीडियो की अगर हम बात कर लें एक एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि 900 के आसपास पोस्ट थी। ठीक है, बाकी भरने वाले कितने थे? लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों ने ये फॉर्म भरा हुआ था। तो भाई सभी के सभी सेलेक्ट नहीं हो सकते ना। भले तैयारी सभी लोग सेम तरीके से कर रहे होंगे, तैयारी में सब लोगों ने जी जान अपनी झोंकी होगी, लेकिन फिर भी सेलेक्ट वही 900 होंगे जिनमें कुछ अलग बात होगी। कहने का अर्थ है कि हो सकता है इनकी रणनीति कुछ अलग हो सकता है इनका टाइम टेबल कुछ अलग हो, टाइमिंग ज़्यादा दे रहे हो किसी सब्जेक्ट को या किसी को कम देते हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि इनका स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा हो। तो क्या वो अंतर रहे इन अभ्यर्थियों में जिनका सिलेक्शन हुआ और उन अभ्यर्थियों में जो कुछ नंबरों से रहेंगे, हम इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहेंगे, उस चीज़ को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि काफ़ी निराश हैं, इन एग्ज़ाम से सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है भाई। बाकी साथ ही साथ जो नए स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दूसरा देखिए, बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल ना हो पाने वाले अभ्यर्थियों के कुछ प्रश्न और उनके कुछ स्वाभाविक समाधान मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो जो अभ्यर्थी काफ़ी समय से मेहनत में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर आधे नंबर से रह जा रहे हैं, तो उनकी क्या गलतियां हैं, क्या मिस्टेक्स हैं, क्या उन्हें अपने आप में चेंज करना पड़ेगा, क्या चीज़ उन्हें देखनी पड़ेगी, क्या बदलनी पड़ेगी, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट है, देखिए, ऐसे मेहनती और हिम्मती अभ्यर्थी जिन्होंने कि अभी तक हिम्मत नहीं हारी, अभी जो आगामी एग्ज़ाम है उनके लिए जो लोग प्रयासरत हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आगे क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किन अभ्यर्थियों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, किन के लिए रहेगी, तो देख लो। जिन अभ्यर्थियों का वीडियो वीपीडीओ का पेपर अच्छा नहीं हो सका है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं जिनको वीडियो वीपीडीओ एग्जाम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, भले पीछे किसी एग्जाम में उनका नहीं हो पाया, तो वीडियो वीपीडीओ से हर किसी ने उम्मीद लगाई हुई थी कि यहाँ पे हो ही जाएगा। ठीक है, तो जिनका नहीं हो पाया, इनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो उनके लिए महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ जिन्हें ऐसा लगता है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है, इतने एग्ज़ाम दिए, इतने समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पाया, अब अपने बस का है ही नहीं, ये रास्ता छोड़ दो, तो ऐसे अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, ये भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ जिन्हें उम्मीद है, तो फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद है कि थोड़ा और परिश्रम करके सफल हुआ जा सकता है, लेकिन हमें सही रणनीति का पता नहीं, तो ऐसा सोचने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी और सोचते हैं कि एक सटीक रणनीति मिल जाए, एक सही चीज़ हमें मिल जाए, सही डायरेक्शन मिल जाए, तो हम लोग कर जाएंगे, बस कुछ नंबरों से हमारा रुक रहा है, शायद हमारे टाइमिंग में, हमारे स्टडी मटेरियल में, या फिर हमारे पैटर्न में, रणनीति में थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है और हम कर जाएंगे। तो उनके लिए आगे क्या क्या संभावनाएं हैं यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी के द्वारा, या यूँ कहें कि गवर्नमेंट जॉब के लिए उनकी क्या क्या संभावनाएं हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है उत्तराखंड पुलिस एसआई। ठीक है, तो आप लोग जानते ही होंगे, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और एसआई दोनों के फॉर्म एक साथ आए थे और दोनों के फॉर्म भरे गए थे, लेकिन ये दोनों ही भर्तियां कैंसिल हो गई थी, इस वजह से इन्हें यूके पीएससी को सौंप दिया गया था। फिर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल जो है उसका तो एग्ज़ाम होके ट्रेनिंग शुरू हो गई है, लेकिन एसआई रह गया। तो आप लोग ये मान के चलिए कि भले ही और कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आए ना आए, उत्तराखंड पुलिस एसआई का तो जरूर आना है, 100% आना है, क्योंकि इसका पहले नोटिफिकेशन आया था, हमने भरा भी था, तो दोबारा नोटिफिकेशन जरूर आएगा और दोबारा भरा जाएगा फॉर्म। यहाँ पे देखिए, इसके सिलेबस से लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं कि चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो जो भी होगा, सिलेबस चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं होगा तो फिर पुराने पैटर्न के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे और ये एग्ज़ाम के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो क्रैक कर सकते हैं।
समय काफ़ी है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक, आज से लेके तब तक के बीच में जो समय है भैया, इसमें हमने क्या करना है या क्या करना चाहिए आप लोगों ने, उस पर हम बात करेंगे। तो इस समय का सदुपयोग जरूर करना, जरूर से जरूर करना, ठीक है। तो एक ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरा RO बहुचर्चित भर्ती है, सबको पता है ये आनी है, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा और साथ ही साथ इसका सिलेबस चेंज होना नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज उसमें हुआ है, तो वो भी बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में दिया हुआ है, तो आप लोग देखिए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से तैयारी करना शुरू कर दो। तो जो RO की तैयारी कर रहे हैं तो अपना पैटर्न देख लें भैया, किस तरीके से एग्जाम बनता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर दें। आगे देखिए, लोअर PCS और अपर PCS के फॉर्म आ सकते हैं, इनकी भी संभावना है, इनकी भी चर्चा चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके फॉर्म आ सकते हैं और इसमें भी आप लोग तैयारी करके सही रणनीति से जाके सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पुलिस कांस्टेबल, सभी को पता है भैया, अभी काफ़ी चर्चा में है ये एग्ज़ाम। 1550 पोस्ट पे फिर से यहाँ पे वैकेंसी आ सकती है, जिसकी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पुष्टि कर दी है, ठीक है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी आप लोगों को कुछ महीनों बाद ज़रूर देखने को मिलेगा। तो जो भी भाई बहन इस पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाए थे किसी कारण से, चाहे वो रिटर्न में हो या फिर फिजिकल में हो, मेडिकल में हो, रह गए थे, वो लोग जो है अपने इस आने वाले पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी करके सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में दिया है उनने एग्ज़ाम, तो उन्हें अच्छे से पता है कि कैसे होता है, क्या होता है, डर भी नहीं लगेगा और एक्सपीरियंस भी हो गया, तो आराम से कर सकते हैं। तो वो लोग तो तैयारी बिल्कुल ना छोड़ें। अगला है देखिए, कनिष्ठ सहायक। तो जो भी स्टूडेंट जो है पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो एज की वजह से हो या फिर आप लोग कह सकते हैं कि फिजिकल मेजरमेंट में कोई दिक्कत की वजह से हो, मेडिकल की वजह से हो, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन खुला है यहाँ पे कनिष्ठ सहायक का। कनिष्ठ सहायक की भी आपको लगभग 500 के आसपास पोस्ट देखने को मिलेंगी जल्दी ही, ठीक है। तो जितनी भी पोस्ट मिली भाई, एक भी मिल रही है तो तैयारी तो करेंगे लोग और एग्ज़ाम भी देंगे, तो आप लोग इसकी तैयारी में भी लग जाएँ। तो जो स्टूडेंट पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबल नहीं है वो कनिष्ठ सहायक के लिए कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम आपके हैं काफ़ी महत्वपूर्ण, जो कि आने ही हैं, और इन पे आपको, अगर आप लगातार तैयारी में रहें तो ज़रूर आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट देखिए, वीडियो। यहाँ पे देखो, वीडियो का फॉर्म आएगा या नहीं आएगा इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि सुनने में आ रहा है आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आएगा, तो अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन वीडियो के फॉर्म आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है, जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो एग्जाम से निराश थे, जिनका नहीं हो पाया, कुछ नंबरों से रहा हुआ है, उनके लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है जल्दी। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि भैया, जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि अपने बस का नहीं है, छोड़ देना चाहिए, इतने समय से तैयारी कर रहे थे, कुछ नहीं किया, तो आप लोगों ने आज तक क्या किया यार, बताओ। खुद ही सोचना आप लोग, एक बार शांत बैठो, घर में बैठो, वीडियो लगाओ मेरी, सुनो, और उसके बाद सोचो कि हमने आज तक क्या किया है, हम कर क्या रहे हैं। आप लोग इतने साल से केवल तैयारी में लगे हुए हैं, उत्तराखंड के एग्ज़ाम की तैयारी, ताकि आप लोग क्या कर सकें, सरकारी नौकरी निकाल सकें। इसी तैयारी में आप लोग लगे हैं ना, इसी उम्मीद में। घर वालों से भी आपने यही कहा होगा कि मैं सरकारी नौकरी निकालूंगा। तो अब जब सारे एग्ज़ाम निपट गए और आप लोगों का किसी पे नहीं हो पाया, तो आप लोग इतने आसानी से हिम्मत हार जा रहे हैं कि भाई मेरे बस का तो है नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे निकल लेना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो एग्ज़ाम में, जिसमें आपकी जनरल की मेरिट 68 गई है, जिस भी भाई बहन के 65 के आसपास नंबर है ना, उनको तो मैं लिख के दे देता हूँ कि आप लोग अगर तैयारी में रहे तो अगले इनमें से किसी भी एग्ज़ाम में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सही रणनीति से चले, जो मैं बता रहा हूँ या आगे बताऊँगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो 100% आप लोग अपना सिलेक्शन मान के चलिए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि अभी तैयारी मत छोड़ना, वरना आप लोग क्या मुंह दिखाओगे खुद को, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, या खुद से भी शीशे के सामने खड़े होकर कहना। क्या आपके पास जवाब है कि आपने आज तक क्या किया? अगर भाई बिस्कुट फैक्ट्री में जाना था, आपने किसी कंपनी में जाना था, तो आज से 5 साल पहले चले जाते ना, अभी तक तो कितना पैसा छाप दिया होता। अल्टीमेट रीज़न तो यही है नौकरी करने का, कि आप लोग अच्छा जीवन जी सकें, आप लोगों के पास फाइनेंशियल दिक्कत ना रहे। तो अब ऐसे पीक टाइम पे आके आप क्यों मुकर रहे हैं? आप लोग कितने लापरवाह, और आप लोग कितने, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपने एम के प्रति कितने बेवफा हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भाई ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आपने तैयारी की हुई है और आप काफ़ी नज़दीक हैं, तो मैं कहूँगा कि मत छोड़ो। भले ही आप लोगों को लगता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कोई जॉब करना चाह रहे हैं छोटी मोटी, तो देख लो यार, लेकिन उससे आपकी पढ़ाई पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सामने वैकेंसी है, सामने अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भर्ती आनी नहीं है, और पुराना पहले का ऐसा ज़माना है, आज से 5 साल 6 साल पहले का, ऐसा कि एक बार पोस्ट आएगी तो 2 साल में भर्ती होगी, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं आयोग कितना तेज़ चल रहा है। तो लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं इसके बाद, सॉरी, जो भी चुनाव आने वाले हैं इसके बाद, तो उनके लिए आप लोग कह सकते हैं उस टाइम तक हमारे पास भर्तियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी हमें, ठीक है। तो ये आगामी भर्तियाँ हैं, इनमें आप लोग अपना जो भी आपने खोया है अभी तक, ठीक है, जो भी गंवाया है उसको दोबारा पा सकते हैं। फिर से आपके लिए एक स्टेप बना हुआ है यहाँ पे, एक सीढ़ी, एक उम्मीद, एक किरण आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बची हुई है। तो इसे मत जाने दो, इसे खो मत, ठीक है। आप लोग तैयारी में रहो, जैसे भी करते हैं, जो भी करते हैं,
आप लोगों को चाहे कुछ करना पड़े, सारे पूरे ज़माने को, घर वालों को, सबको, दोस्तों को साइड करो भाई, अपने एम में फिर से लग जाओ। भले ज़माने वाले कोसेंगे कि इतनी एज हो गई है अभी तक कुछ नहीं कर पाया, क्या कर रहा है, खाली घर बैठा है, छोड़ दो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, इसलिए दोनों कानों में छेद दिया हुआ है, ठीक है। तो उनकी बातों से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आप अपना देखो, क्योंकि आप लोग भले कैसे भी तैयारी करते हैं ना, आप कैसी कंडीशन में रहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग अपने को कितना टाइम दे पाते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग कैसे बैकग्राउंड से हैं, कितनी गरीबी में आपने जीवन जिया है, आपके पास स्टडी मटेरियल कैसा है, आप लोगों के पास सुविधाएं कैसे हैं, संसाधन कैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों की जर्नी कैसे रही, इस जर्नी से किसी को रत्ती फ़र्क नहीं पड़ना है। देखी जाएगी तो केवल आपकी सफलता, आपकी सक्सेस देखी जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस सक्सेस की सीढ़ी से एक सीढ़ी ही नीचे हो, तो ऐसे लोग तैयारी मत छोड़ो। बस आप लोगों ने एक छलांग लगानी है और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, इसलिए नहीं छोड़ने, ठीक है। तो आगामी इतनी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तैयारी में रहो, जो भी हमसे मदद हो पाएगी हम करेंगे। बाकी आप लोगों के पास यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं, तो आप लोग उनकी मदद से अच्छा स्टडी मटेरियल देख के, अच्छी रणनीति बना के, अच्छी टाइमिंग बना के अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि आगे की सही रणनीति हो क्या सकती है। अब मैंने बात तो कर दी कि भैया रणनीति आप लोग सही बना लो, सही टाइम टेबल बना लो, सही स्टडी मटेरियल वो कर लो और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन रणनीति होनी क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमने करनी है, क्या क्या चीज़ों पर हमने ध्यान देना है, उस पर बात करें तो देखिए, अभी जो वीडियो एग्ज़ाम हुआ, इसमें जो निराश अभ्यर्थी हैं, जिनकी उम्मीद टूट गई, आशा टूट गई, जिनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी इस एग्ज़ाम से, उनने हमें मैसेज किए, ऑफलाइन मिले और उसके बाद हमारी जो उनसे बात हुई, तो उसके आधार पर ही मैं बना के लाया हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये चाहे असफल अभ्यर्थी हैं या फिर जो नए अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए रामबाण सिद्ध होगी। अगर आपने इन बिंदुओं पर काम कर लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता यार। आगामी एग्जाम में चाहे कभी आए, आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो कौन से वो बिंदु हैं, बात कर लेते हैं। देखो, पहला है अपनी गलतियों को पहचानना, सबसे ज़रूरी है। अब भैया ये तो हर चीज़ कहता है कि अपनी गलतियों को पहचानो, सफल हो जाओगे, लेकिन गलतियाँ पहचाना कैसे, क्या है हमारी गलतियाँ, कौन बताएगा हमें कि हमारी गलतियाँ क्या हैं, आखिर हम किन पे काम करें। तो वो मैं बता रहा हूँ क्या गलतियाँ, ध्यान से सुनना। देखो, आप लोग क्या करते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अपने एग्ज़ाम को पहचानो ना। पहले आप लोग UKSSC या फिर UKPSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप सी एग्ज़ाम है, तो आप लोगों की क्या चीज़ें रहनी चाहिए कि आपको क्या पसंद है पढ़ना या फिर आपको क्या नहीं आता है। इस बात से रत्ती फ़र्क नहीं पड़ता। मैं साफ साफ कह देता हूँ आप लोगों से, आपको अगर रीजनिंग है, रीजनिंग आप लोगों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ये 10 नंबर की आ रही है तो अच्छी बात है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रीजनिंग पढ़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है और वो सोचते हैं कि मैं हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ इसके बदले, तो मैं आप लोगों से कह दूंगा कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो क्या डिमांड करता है। तो आप, सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि आप लोग एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से तैयारी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे ज़रूरी चीज़ आप लोग क्या करेंगे कि अभी जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, या फिर जो भी अभी एग्ज़ाम संपन्न हुए हैं, चाहे UKSSC के उठा लो या UKPSC के उठा लो, एग्ज़ाम उठाओ, उसमें देखो भाई क्या क्या सब्जेक्ट आपसे पूछे जाने थे। उत्तराखंड 40 नंबर की, हिंदी 20 नंबर की, रीजनिंग 10 नंबर की और GS 30 नंबर की। ये तो आपका सिलेबस है, ठीक है, ये तो सभी लोगों को पता है, इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, बहुत सारे लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, सब जानते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, गलतियों की पहचान जो मैं कह रहा हूँ क्या करनी है, वो ये करनी है कि उत्तराखंड में देखो ना 40 में से आपने स्कोर कितना किया है। पेपर उठाओ, हिंदी में देखो कि आपने 20 में से कितना स्कोर कर पाए। रीजनिंग में देखो 10 में से कितना स्कोर किया हुआ है। यहीं से आपका 70 नंबर का पेपर बन जा रहा है, 70 नंबर आपके हाथ में। इस GS में आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है, बहुत डीप आपने नहीं पढ़ा है, अरे भाड़ में जाए ना, क्या करना है। इस 30 में से आप लोग 10 ही नंबर का भी कर रहे हो तो 80 नंबर का तो पेपर आपके पास है। और सिलेक्शन कितने में हुआ है भाई साहब, 68 में सिलेक्शन हुआ है। आपको कितने नंबर का यहाँ बेनिफिट मिल जा रहा है, 12 नंबर का आपको यहाँ पे बेनिफिट है। 68 69 70 और 10 80, 12 नंबर। इसमें आप गलती भी करते थे ना तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता था, तो उसके बाद भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कहीं ना कहीं मिस्टेक रही। क्या मिस्टेक रही, आप लोग भेड़ की चाल से चल रहे हैं और भेड़ की भीड़ में चल रहे हैं। तो भेड़ जहाँ गड्ढे में गिर रही है आप लोग भी गड्ढे में गिर रहे हैं। क्यों करना है ऐसा। मैंने कहा कि 1 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, और सेलेक्ट हो रहे हैं केवल 900। इन 900 में ऐसी क्या बात है भाई जो आप में नहीं है। तैयारी तो आप भी कर रहे हैं, किताबें तो आपको भी पता है, बैठ तो आप भी रहे हैं, पढ़ तो आप भी रहे हैं, एग्जाम हॉल में तो आप भी जा रहे हैं और सेम पेपर आपको भी मिल रहा है। तो फिर इनमें और आप में ऐसा अंतर क्या है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और इनका हो गया।
वो अंतर यही है कि भैया इनकी एग्ज़ाम की जो रणनीति है वो आपसे थोड़ी अलग है, इनकी जो टाइमिंग है, टाइम देना सब्जेक्ट को, वो आपसे थोड़ा अलग है, इनका जो स्टडी मटेरियल है वो आपसे थोड़ा अच्छा है। इन्हें पता है कि मैंने किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, मैंने किस सब्जेक्ट को ज़्यादा देखना है। बस यही रणनीति, यही 3 चीज़ें जो हैं आपकी, आपको इस 1 लाख की भीड़ से हटा के इस 900 की भीड़ में सम्मिलित कर सकती है। अब आपके हाथ में है करना नहीं करना, ठीक है। तो आप लोगों को गलतियाँ पहचानने का अर्थ क्या हुआ, आप लोग पेपर उठाओ और उसमें देखो कौन से सेक्शन में आप लोग वीक चल रहे हो, कहाँ आप लोगों से गलतियाँ हुई हैं, कौन सा आपसे नहीं बना। हिंदी में आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं, और आपके अगर 15 नंबर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, अगले आदमी के 18 नंबर आए तो क्यों आए। तो इसका एक इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है, एक महत्वपूर्ण रीजन हो सकता है शब्द भंडार का स्ट्रांग होना। तो आपने काम करना पड़ेगा ऑब्वियसली शब्द भंडार पे, चाहे उस पर कितना ही टाइम लगे, तब आप लोग 1 लाख की भीड़ से हट के 900 की भीड़ में आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, उत्तराखंड में देखो 40 नंबर की है, अपना सब्जेक्ट है, अपना उत्तराखंड हमने जानना है, उसमें से आप लोग 20 नंबर ला रहे हैं, कितनी शर्म की बात है यार। लाने वाले उसमें 35 नंबर भी ला रहे हैं, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। आप लोग भी पढ़ो ना वो चीज़ें, वो रणनीति फॉलो करो, उस तरीके से चलो, तो हो सकता है कि आपका अगले एग्जाम में जरूर सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ऐसे रीजनिंग के लिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, रीजनिंग बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती, रीजनिंग समझ में नहीं आती, या फिर रीजनिंग करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो भैया नहीं हो पाएगा, साफ कह देता हूँ, बुरा लगेगा लेकिन नहीं हो पाएगा। एग्जाम की डिमांड है कि 10 नंबर की आपकी रीजनिंग आनी है, तो आएगी आएगी, आपको पसंद हो ना हो, इससे एग्जाम को क्या फ़र्क पड़ता है। तो ज़रूरी चीज़ है कि आप लोगों को ये रीजनिंग भी बनानी ही पड़ेगी, चाहे आप लोगों को नहीं आते तो डेली प्रैक्टिस करो, कहीं से देखो, यूट्यूब से देखो, किताब से देखो, कोई नोट्स मंगा लो, किसी से पूछ लो, लेकिन ज़रूर देखो। तो यहाँ से 70 नंबर कवर हो जाते हैं। बाकी जीएस में कैसे करना है मैं आप लोगों को बताऊँगा। उसमें आपका, मैंने इससे पहले ही बताया हुआ है कि 6 नंबर की हिस्ट्री, 6 की पॉलिटी आ जाए, तो उसमें आपने कैसे चलना है हम बात करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, परीक्षा पैटर्न को समझना। आई होप कि आप समझ गए होंगे, अपनी गलतियों को आप पहचानेंगे कैसे, कहाँ पे आपकी मिस्टेक रही, ठीक है। ये आप पास्ट में जाके ही पहचान सकते हैं, तो आपने अपने भूत को एक बार झांकना ही पड़ेगा, भूतकाल में। दूसरा है परीक्षा पैटर्न को समझना। अब जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं UKSSC की, मान लीजिए, ठीक है। और अभी आपने देखा कि वीडियो के पेपर में इनने तो रणनीति चेंज कर दी, अपना पैटर्न ही चेंज कर दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट हवा बना रहे हैं कि भैया पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, अब तो आपने डीप पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। अरे भैया एग्ज़ाम कैसा है वो देखिए ना। आप लेवल 3 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा वीडियो का पेपर आया था ऐसा आए, तो नहीं आएगा। मैं बता दे रहा हूँ साफ साफ, नहीं आएगा भाई। आप एग्ज़ाम को देखो, एग्ज़ाम के हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपका आगामी जो एग्ज़ाम है वो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसका पेपर वीडियो जैसा नहीं आएगा। इसके लिए अगर आप उत्तराखंड हिंदी और आपकी रीजनिंग ठीक है, 70 नंबर आपके ठीक हैं, इनमें से आप लोग कम से कम 60 के आसपास अटेंड कर ले रहे हैं। इसके बाद जो आपकी जीएस बचती है ना 30 नंबर की, इसमें से आप पासिंग मार्क लाने लायक जो जीएस है वो ल्यूसेंट से बना लेंगे, गारंटी ले लो मेरे से, ल्यूसेंट से बना लेंगे। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीप में जाने की क्या ज़रूरत है। तो आप लोग चाहें तो जो है ल्यूसेंट से तैयार कर सकते हैं जीएस। और जीएस में मैं बता रहा हूँ कौन सी जीएस, ठीक है, वो भी मैं आगे क्लियर कर देता हूँ। जीएस में मैं बात कर रहा हूँ हिस्ट्री की मेनली, और दूसरा इकोनॉमिक्स। ये दोनों हैं जो ल्यूसेंट से तैयार किए जा सकते हैं, ल्यूसेंट से बाहर कुछ नहीं आएगा। और आएगा तो ऐसा आएगा कि आप मेन किताबें देख लो, आपको नहीं मिलेगा, वो आपसे नहीं बन पाएगा, आपसे क्या अच्छे अच्छों से नहीं बन पाएगा, इसलिए टाइम वेस्ट मत करना। दूसरा, पॉलिटी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप लोग अगर सही तरीके से सही किताब से या सही वीडियो देख के मेहनत करते हैं तो आप लोगों का यहाँ से 6 नंबर का आएगा, इसमें से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। जिन्होंने भी पॉलिटी पढ़ी हुई है, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि भैया बिना समझे सब्जेक्ट कवर नहीं हो सकता है, हमने डीप में घुसना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। तो अच्छी किताबों से पढ़ो, डीप पढ़ो, या किसी वीडियो देख लो अच्छे से, और ये कवर हो गया तो 5 नंबर बन जाएंगे। दूसरा आपका जियोग्राफी, इसे आपने ठीक बुक से पढ़ लिया तो इसमें से भी 6 नंबर का लगभग आता है, तो 4 नंबर का आपका यहाँ से भी बन जाएगा। 6 4 10 तो आपका यही हो जाता है, ठीक है, लगभग 5 4 9 हो गया। बाकी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स आपके ल्यूसेंट से आएगा, और इसमें आपका 6 और 4 10 नंबर का आता है, इसमें से आपने 2 ही नंबर ही बना लिए, तो यहाँ 11 12 नंबर के आसपास आप लोग पहुँच जाओगे। इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सही स्टडी मटेरियल को समझना और परीक्षा पैटर्न को समझना आवश्यक है। तो परीक्षा पैटर्न को देखिए कैसा पूछ रहा है, पुराने पेपर देखो, या फिर आप लोग ये देख सकते हैं इसी पेपर में भी, एक ही पेपर में, कि कहाँ से पूछा हुआ है आयोग ने और क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया हुआ है, तो परीक्षा के पैटर्न को समझ पाओगे। सही स्टडी मटेरियल का चुनाव कहने का मतलब वही है कि हमने पढ़ना क्या है। आपको उत्तराखंड पढ़ने में माना इंटरेस्ट आता है, ठीक है, आपको हिंदी पढ़ने में माना इंटरेस्ट आता है, लेकिन आपको रीजनिंग पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, तो आप लोग यहाँ से 60 ही नंबर का अटेंड कर सकते हैं। जो पेपर है वो आपका यहाँ से केवल 60 ही नंबर देगा, भले आप दिन में 20 घंटे से पढ़ो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 60 से प्लस नहीं जा पाओगे। अगर आपने प्लस जाना है तो भाई रीजनिंग में हाथ डालना ही पड़ेगा, जीएस में हाथ डालना ही पड़ेगा। तो यही चीज़ है सही स्टडी मटेरियल का चुनाव। इसमें से भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हिंदी 20 नंबर की है तो इसे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। इसकी जगह कुछ स्टूडेंट लगे होंगे कंप्यूटर पढ़ने की दौड़ में, कितने नंबर का आया है? 3 नंबर का, 3 ही क्वेश्चन तो आए थे, या 4 नंबर मान लो चलो। अब आप 4 नंबर के लिए इस बुक को पर डे आप 4 घंटे पढ़ें तो कितनी बड़ी मूर्खता है। जबकि हिंदी 20 नंबर की और इसके लिए आप लोग 1 घंटा भी नहीं निकाल रहे हैं दिन का। तो सही स्टडी मटेरियल का चुनाव कहने का अर्थ हुआ कि सही तरीके से अपनी किताबों का चयन कीजिए जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक ठाक स्टडी मटेरियल, और सबसे ज़्यादा फोकस उस सब्जेक्ट पे करो जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं और पढ़ने में ठीक है। जैसे मैंने कहा उत्तराखंड आपने पढ़नी है लगभग, ठीक है। हिंदी आपने डेली लगभग देनी है, भले ही आप लोगों का कितना ही क्लियर हुआ हो लेकिन टच में ज़रूर रहना। और जो नए स्टूडेंट हैं वो तो काफ़ी समय देंगे इन दोनों को, तब हो पाएगा। तीसरा रीजनिंग, आप पर डे का कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे, जिनका नहीं है अच्छी रीजनिंग उनने देना ही है, और जिनकी अच्छी है रीजनिंग ठीक ठाक आती है वो 1 घंटा आधा घंटा फिर भी दें। तो मैं कहूँगा कि भैया 10 नंबर का आ रहा है यार ये, इसमें आप लोग क्यों अपना जो है इससे बच रहे हैं। आप करंट अफेयर पढ़ने से ज़्यादा अच्छा तो आप ये करो कि रीजनिंग पढ़ लो पर डे 2 घंटे, तो आपको ये 10 नंबर बना के देगी। तो ये है सही स्टडी मटेरियल का चुनाव। तीसरा, जीएस में आपके दुनिया भर के सब्जेक्ट हैं। क्या क्या सब्जेक्ट हैं देख लेते हैं। देखो जीएस है जो, इसमें आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, इसके साथ साथ आपका कंप्यूटर है, प्लस करंट अफेयर है। इतने हैं। अब इसमें से आप कहेंगे कि क्या पढ़ें भाई, हमारे पास इतनी किताबें हैं। आपने सबकी दुनिया भर की किताबें भर ली, हिस्ट्री की आपने 5 किताबें रख ली, पॉलिटी की आपने 2 किताबें रख ली, ऐसे नहीं हो पाएगा। हम आपसे कहना चाह रहे हैं सही स्टडी मटेरियल का चुनाव कहने का अर्थ हुआ कि इनमें से आपने पॉलिटी उठाई, 6 नंबर का आएगा। किसी भी बुक से पढ़ो पॉलिटी, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा ही नहीं जब तक आप डीप नहीं घुसोगे। आप लोग जब उसे समझना चालू करोगे, जब आप उसके बारे में जानना चाहोगे, धीरे धीरे डीप घुसोगे, तो आपको पॉलिटी धीरे धीरे समझ में आएगी। आप लोग देखोगे कि हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं वो इससे संबंधित हैं, तो आपको पॉलिटी समझ में आएगी। और ऐसे अगर आपने पढ़ लिया, भले ही इसमें 5 महीने 4 महीने लगा दो, ऐसे पढ़ लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 6 में से आपके 5 प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। मैंने किया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। दूसरा, जियोग्राफी आप वर्ल्ड जियोग्राफी देखो, वर्ल्ड जियोग्राफी लेंदी है, काफ़ी है, और 1 प्रश्न आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आ गया 2 प्रश्न आ गए। 2 प्रश्न के लिए वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसकी जगह इंडियन जियोग्राफी आपका 6 नंबर का जो आता है तो उसमें से 4 क्वेश्चन यहाँ इंडियन जियोग्राफी से मिलेंगे। तो इंडियन जियोग्राफी के बारे में पढ़ोगे तो अपने देश के बारे में भी जानोगे, साथ ही साथ आपको 4 नंबर बना के देगा। तो समय है, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है तो मैं कहूँगा इंडियन जियोग्राफी के साथ जाओ, केवल इतना ही पढ़ के छोड़ दो। तो ये 2 सब्जेक्ट जो हैं ये आपको यहाँ से कम 10 नंबर ला के दे सकते हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट है देखिए, हिस्ट्री हो गया आपका, ठीक है। हिस्ट्री में क्या है, 3 पोर्शन है, और आप लोग चाहे कोई भी बुक पढ़ लेना, सरल प्रश्न बनने होंगे तो ल्यूसेंट के बराबर ही बन जाएंगे। अगर डीप प्रश्न बनने होंगे तो फिर आप लोग कई किताबें भी पढ़ लोगे तो तब भी वो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि ना बने। तो ऐसे प्रश्न निकाले जा सकते हैं यहाँ, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है हमारी, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों से, आप हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डीप बुक्स के साथ जाके बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। आप लोग चाहें तो ल्यूसेंट की हिस्ट्री इनफ है। ल्यूसेंट में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत जितना दिया हुआ है काफ़ी है। आधुनिक भारत के लिए आप अन्य वीडियो देख सकते हैं, लेकिन प्राचीन और मध्यकालीन बहुत ज़्यादा है, और मेरे तो आज तक सारे क्वेश्चन उस ल्यूसेंट से बन गए हैं हिस्ट्री के, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चाहे वीडियो का एग्जाम ही क्यों ना था, उसमें भी बन गए। तो आप लोग ल्यूसेंट के साथ जा सकते हैं, गलती मत करना यहाँ पे। अगला है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भैया 4 ही नंबर का आता है, तो इसके लिए आप ल्यूसेंट देख लो, इनफ है। बाकी आपको यूट्यूब में कुछ वीडियोज मिल जाएंगी, उनको देखने के साथ साथ ल्यूसेंट के साथ जाओ, 100% हो जाएगा। यहाँ से आने होंगे तो आपको 3 प्रश्न आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो आप कितनी अच्छी बुक पढ़ो, 4 के 4 नहीं आएंगे। इसीलिए इकोनॉमिक्स में ज़्यादा समय खर्च मत करना। और इसके बाद आपका करंट अफेयर डेली देखो, आधे घंटे 15 मिनट का समय दो, जहाँ से आपको मिलता है करंट का ठीक डेटा। भले कोई पत्रिका पढ़ रहे हो, भले किसी यूट्यूब चैनल से देख रहे हो, भले खाली क्वेश्चन आंसर देख रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, तो आप इसको दे सकते हैं 15-20 मिनट पर डे का। तो करंट अफेयर देखो, इससे रिलेट करते हुए पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कंप्यूटर की जो बात है, कंप्यूटर की कुछ वीडियोज़ मैंने डाली हुई हैं, कुछ और डाल दूंगा। बाकी आपके पास बुक हैं तो बुक से देख सकते हो। कंप्यूटर में आप लोगों का 3 से 4 नंबर का बनता है, तो इसमें आप लोगों के पास समय होगा तब पढ़ें, और सेलेक्टेड पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यह सही स्टडी मटेरियल का चुनाव जरूर करना, तभी आप लोग आगे एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हो अच्छे से। आगे कंपटीशन का स्तर देखिए, आपके साथ में जो भी स्टूडेंट हैं
उन सभी के लिए आप कहना चाह रहा हूँ कि आपके साथ कोई ना कोई ऐसा होगा ही जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा। नहीं भी होगा तो मार्केट में निकल जाओ भैया, किसी लाइब्रेरी में चले जाओ, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, आप लोगों को मिल जाएंगे तैयारी करने वाले। किसी भी स्टूडेंट को पकड़ो जो ठीक पढ़ रहे हैं, उनको देखो भैया कितने घंटे स्टडी कर रहे हैं। माना कोई स्टूडेंट 10 घंटे स्टडी कर रहा है और आप लोग सोच रहे हैं कि ये तो 10 घंटे पढ़ता है लेकिन इसका दिमाग थोड़ा मेरे से कमज़ोर है, तो मैं 5 घंटे करूँगा तो हो जाएगा। साफ लिख के दे रहा हूँ एक कोरे कागज़ में, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा। आप लोग लिख के ले लो। अगर आपका जो कंपटीटर है, जो जिसके साथ आपने एग्ज़ाम देना है, जिनको टक्कर देनी है, वो 10 घंटे पढ़ रहा है तो आपने मिनिमम 10 घंटे या फिर उससे ज़्यादा, अगर आपने उससे अच्छा करना है तो उससे प्लस आप लोगों ने करना ही पड़ेगा अपना समय का मैनेजमेंट। 12 घंटे 11 घंटे जाना पड़ेगा। अरे भैया इतना भी वीक नहीं होगा उसका दिमाग आपसे कि आपको सब कुछ आ रहा है और उसे जीरो भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। अगर वो एग्ज़ाम के इस फील्ड में आया है, तैयारी कर रहा है, तो कुछ ना कुछ अपनी मन स्थिति वो भी रखता होगा, कुछ ना कुछ क्षमता उसके अंदर भी होगी, तभी जाके वो आया होगा। तो अगर आप ऐसा समझ रहे हैं किसी को कि मैं कर लूँगा, अगला चाहे 10 घंटे भी पढ़ रहा है तो मुझसे नहीं होता, तो आप मूर्ख हैं। वो नहीं है, वो कर जाएगा कछुए की चाल में चल के भी, आप ऐसे कैसे रह जाओगे। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि मैंने निकलना है तो पहले देखो कि आपके कंपटीटर कैसे हैं। कहते हैं ना कि युद्ध में अगर जीतना है तो सबसे पहले ये जानो कि आपका शत्रु कितना शक्तिशाली है। तो शत्रु की शक्ति का अगर आपको अनुभव हो गया तो आप लोग बड़ी आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए अपने कंपटीटर को जानो, वो कितने घंटे स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और आपको पता है कि इनसे ही हमने टक्कर लेनी है तो उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा आपने देना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तब आप लोगों का बड़ी आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। मज़े में रहो। ये 10 घंटे पढ़ रहा है कोई, अरे ये तो बेवकूफ़ है भाई, 10 घंटे किताबों से चिपके रहता है, अपने बस का नहीं है, हम तो 5 ही घंटे पढ़ेंगे और कर जाएंगे, तो नहीं होगा, नहीं होगा, बस लिख के ले लो, ठीक है। अगला देखो टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि सही समय पर सही सब्जेक्ट को पढ़ना और सही तरीके से हर सब्जेक्ट को टाइम देना। अगर आपका उत्तराखंड महत्वपूर्ण है तो इसे 5 घंटे दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, इसे 2 घंटे दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इंपॉर्टेंट है, इसे 2 घंटे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपका 4 नंबर का आता है और इसे आप दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ये मूर्खता है, ठीक है। तो ये नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है और कौन सा सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है, उस सब्जेक्ट को पहचानो। और ऐसा भी देख लेना कि किस में मेरे कम नंबर बन रहे हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ एक सिंपल सा, जो कि मैं हमेशा से कहते आया हूँ, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों के पास केवल एक ही पुस्तक होती है ना, एक किताब है, उसमें पूरी पॉलिटी है। उतनी आप अगर आपने पढ़ ली, उसमें से भी पूरी नहीं पढ़नी है, कुछ चैप्टर जो है छोड़ के बाकी चीज़ें पढ़नी है, वो आपने कर ली तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपके पास डेटा भी कम है और अच्छा डेटा भी है, काम भी आएगा और एग्ज़ाम में भी काम कर जाएगा। तो इसको आप लोग टाइम दें, ज़्यादा टाइम दें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसके बदले आप लोग इकोनॉमिक्स को समय दे रहे हैं, बहुत समय दे रहे हैं दिन भर में, तो भाई मूर्खता है, ठीक है। 4 नंबर इसमें से आने हैं, 3 नंबर का इसमें से आना है, तो आप लोग इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ें और इसको पूरा क्लियर कर डाला, चार्ट डाला आप लोगों ने, लास्ट में 4 नंबर आप लोगों ने यहाँ से बना लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इससे तो आप लोग उन सब्जेक्ट को टाइम दो जिनमें ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। पॉलिटी है और जियोग्राफी है, ठीक है, ये दोनों मेनली पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए प्रैक्टिस सेट। जो भी टॉपिक आप लोगों ने तैयार किया, भले ही आप लोगों ने अभी प्रस्तावना किया है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी माना आपने पॉलिटी देखी और प्रस्तावना किया, ये प्रस्तावना आप लोग कितनी ही अच्छी से याद कर लें, लेकिन तब तक आप एग्ज़ाम के जो घुमावदार क्वेश्चन होते हैं उनको तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपने उनसे रिलेटेड कोई प्रैक्टिस सेट नहीं बनाया होगा। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, सही तरीका यही है, एग्ज़ाम की सही रणनीति यही है कि प्रत्येक टॉपिक चाहे कितना ही समय खींचे हो, हर टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हैं या फिर हर चैप्टर जो भी आप पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड MCQs लगाना बहुत आवश्यक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर लगाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में इससे पहले कैसे प्रश्न बने हुए हैं, आगे कैसे बन सकते हैं, और मैंने इस प्रस्तावना में कौन सी ऐसी लाइन थी, कौन सा शब्द था जिसको मैंने नज़रअंदाज कर दिया था या देखा नहीं था, लेकिन ये पूछा गया है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैंने इसके बारे में ध्यान रखना है, फोकस रखना है, तो आप लोग बड़ी आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाना हर टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। अगला है आत्मविश्वास। अंतिम है आत्मविश्वास। देखो आप लोग तैयारी भले कितनी ही कर रहे हो, कैसी कर रहे हो, किसी के साथ कर रहे हो, ठीक है, आप कितनी ही बुक्स ले आएँ, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास जो है वो नहीं है, तो आप लोग कहीं ना कहीं डर जाएंगे और इस डर की वजह से गलतियां करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो, आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर जाएँ, तो इसके लिए आप लोगों ने सबसे ज़रूरी चीज़ जो होगी, सारी चीज़ें करने के बाद, ये सारी चीज़ें निपटाने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो होगी वो ये होगी कि अपने स्टडी मटेरियल पर, अपने टाइम मैनेजमेंट पर और
अपनी रणनीति पर भरोसा करना, यानी कि खुद पे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास होना। अगर आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है, स्टडी मटेरियल जो आप लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है वो सिलेबस देख के किया हुआ है और बहुत सारी जगहों से एक्सपीरियंस लेके, कुछ बड़े लोगों से, सीनियर लोगों से पूछ के अगर आपने किया हुआ है तो सबसे पहली बात उस पर भरोसा करो। दूसरा, जो टाइम मैनेजमेंट आप कर रहे हो, आपको ही पता होगा कि भैया मैं कितने मज़े करता हूँ और कितना मैं पढ़ रहा हूँ, उस पर आपको भरोसा है। और तीसरी चीज़, जो भी आपकी रणनीति है इस एग्ज़ाम के लिए, जो भी एग्ज़ाम आपका टारगेट है, चाहे पुलिस कांस्टेबल है या फिर पुलिस एसआई है या फिर आपका आरओ, जो भी आपका एग्ज़ाम टारगेटेड है, उससे रिलेटेड अगर आपने सही रणनीति बना के फॉलो कर रहे हैं तो उन पे 100% बिलीव कीजिए। भले आस पड़ोस वाले, अगल बगल वाले दोस्त लोग कुछ कहें, वो सब भाड़ में जाएं। आपने अपने एग्ज़ाम पैटर्न पे अपना जो भी चीज़ें आप लोगों ने सेलेक्ट की हैं बहुत सोच समझ के करना और उन पे पूरा भरोसा करना और उनके हिसाब से चलना। आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी हैं जो आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी हाल के एग्ज़ामों में जो सफल नहीं हो पाए, निराश हो गए, जिनको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। तो उनके लिए मैंने कुछ बातें रखी। हो सकता है उसमें कुछ ऐसी बातें हों जो कि कुछ लोगों को बुरी लगें, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ कमी लगती है, कुछ पसंद आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है, ठीक लगती है, तो ज़्यादा से लोगों को शेयर करके इसका फ़ायदा उठाने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। बाकी अगली जो वीडियो जाएंगी वो सब्जेक्ट रिलेटेड आते रहेंगी। तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।